सर जुडिशियल सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो फेयर जस्टिस करता है? जैसे आप लॉयर हैं तो इसलिए मैंने पूछा ये आपसे। यस करता है, बिल्कुल करता है, बट बहुत प्रॉब्लम इंटेंट की नहीं है, प्रॉब्लम है रिसोर्सेस। तो जजेस क्या है ना, जजेस का रियलिटी बताता हूँ। फॉर एवरी सिटी दे आर ओनली 22 जजेस पर जज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2200 से 2500 के बीच में पर जजेस के केसेस पेंडिंग है अभी करंट सिचुएशन में। हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट 10,000 केसेस है पर जज पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट में तो उससे भी ज़्यादा है। I don't remember the number, but I'm trying to bring in the perspective कि कितना ज़्यादा वर्कलोड है एंड कितना। अब जजेस बाय नेचर दे आर वेरी स्किल्ड, बट उनका भी एक लिमिट है। वो स्किल्ड होने के बाद भी कितना ही केस निकाल सकते हैं एक बारी में। तो इसीलिए अभी क्या किया हुआ है ना कि ट्रिब्यूनल्स क्रिएट किए, स्पेशलाइज्ड कोर्ट हैं। जैसे एनसीएलटी एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है। आई हर्ड दैट। तो एनसीएलटी के जितने भी आपकी कंपनीज के मैटर होते हैं वो सारे एनसीएलटी में सेटल होते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य कुमार। हम अक्सर पैसा कमाने की बात करते हैं, लेकिन उस सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करते जहां से पैसा ऑपरेट करता है। तो आज हमारे साथ है विक्रम सिंह, जो कि एक कॉर्पोरेट लॉयर हैं, ऑथर हैं और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कीन ऑब्जर्वर हैं। तो चलिए मिलवाते हैं। एंजॉय द शो। हेलो सर, कैसे हेलो, हैं आप? गुड मॉर्निंग एंड आई गुड मॉर्निंग सर। एम डूइंग गुड। थैंक यू सर, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सर, जैसे आपका फील्ड लीगल भी है और ऑथर भी हैं आप। जी वो एक मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी आते हैं। तो जी सर मैं पहले लीगल का आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जी कि लाइक कॉर्पोरेट लॉयर बनना, आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं तो जी। कॉर्पोरेट लॉयर बनना लोगों को बहुत ग्लैमरस लगता है। तो ये कितना स्ट्रेसफुल होता है इंटरनली? थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो मैं स्टार्ट किया था प्रैक्टिस से। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली कोर्ट एंड ऑल्सो इन गुड़गांव कोर्ट। ओके। सो हाई कोर्ट में स्टार्ट किया था मैंने, एंड साइमल्टेनियसली आई वाज आल्सो प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव कोर्ट बिकॉज आई सी इन गुड़गांव। तो ओके। दैट इज़ वेयर आई प्रेफर टू डू माई प्रैक्टिस। सो इनिशियली आई वाज वर्किंग अंडर अ सीनियर एडवोकेट जो कि स्पेशलाइज करते थे फैमिली फैमिली लॉ में एंड साथ में रेवेन्यू मैटर्स में, जो कि मोस्टली आपका ये होता है सिविल मैटर होता है। अच्छा। अब वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 years के लिए आई प्रैक्टिस। देन आई रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि जो कि बोला जाता है कि स्ट्रगल रहता है इनिशियल ईयर्स में, जो कि था भी। माई पर्पस वॉज टू लर्न एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ द लिटिगेशन एंड इवेंचुअली गेट इन टू द कॉर्पोरेट साइड, ओके। विच आई डिड। ओके। एंड आई वेंट देयर विथ अ व्यू कि बहुत रोजी होंगी चीज़ें, बहुत ही ग्लैमरस होगा, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, ग्लैमरस है बट नॉट इन द वे पीपल थिंक अच्छा। हाउ इट इज़ ग्लैमरस। सो क्योंकि इनिशियली मेरे पास उतना स्किल था नहीं, ओके। तो आई टुक एक्स्ट्रा effort. I put extra effort and extra time to develop that skill. Once I developed that, then I started enjoying it in ओके। a way वाओ। कि skills आप develop करते हो तो अगर आप result create कर पाते हो तो that is something which every professional wants. ओके। But yeah, to answer your question कि glamorous काम के रिस्पेक्ट में आप बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं, क्योंकि लेट नाइट आपको बैठना होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द डील्स, एंड सिंस इतनी बड़ी कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यू हैव टू इंश्योर कि आपके एंड से कुछ त्रुटि ना हो। तो उस वे में इट्स नॉट ग्लैमरस एंड इट हैज़ लॉट्स ऑफ पर्क्स, बट विथ लॉट ऑफ added responsibility, which I think is also glamorous, but then yeah, not exactly people think कि yeah कि सूट पहनते हैं या डील्स में जाते हैं। इट्स या नॉट लाइक बहुत दैट। पैसा है, लोगों को लगता है बहुत पैसा है नहीं है, कॉर्पोरेट लॉइंग में। नहीं है। मैं ज्वाइन किया था, बहुत कम सैलरी था,
I'll tell you, 22,000 was my salary अच्छा। initially, and that too in Mumbai, and जहाँ पे बिल्कुल भी मेरा कोई है नहीं, तो you have to, तो that is where the struggle started, and that's where I realized कि नहीं यार, इस बहुत चीज़ें हैं, I have to work my my I have to be very focused in what I do, and I have to learn as fast as I can. ओके। So yes, it's tiresome and soul stressing. एंड सर मतलब जैसे फिर ग्लैमरस आपको किस चीज़ में लगा, लाइक कॉर्पोरेट लॉइंग में, या क्रिमिनल भी हैं लॉयर्स बहुत सारे तो वो ग्लैमरस हैं, पैसा किस चीज़ में है सर सबसे ज़्यादा, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड? बहुत अच्छे जो लॉयर्स हैं, क्रिमिनल लॉयर की बात कर ओके। रहा हूँ मैं, वो आई थिंक कॉर्पोरेट से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, ओ माय गॉड, सच बट में? इनिशियल ईयर्स में नहीं। यू हैव टू डेवलप दैट एक्सपर्टीज अच्छा। क्रिमिनल लॉ के अंदर, क्योंकि बहुत डेंजरस भी हो जाता है एट सर्टेन लेवल। क्रिमिनल लॉयर। हाँ, ओके। फॉर क्रिमिनल लॉयर्स, क्योंकि आपका कनेक्शन जैसे लोगों के साथ होता है, तो दैट कैन बिकम हजार्डस टू योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट लॉ, आई वोंट से कि कम है, इट्स जस्ट कि जल्दी कमा पाते हो आप। अच्छा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को उस तरीके से पोजीशन करो कंपनीज के अंदर, अपने आप को अपना एक्सपर्टीज दिखाओ, तो ऑल्दो मोनोटोनस होता है, सेम टाइप का काम होता है, बट उसमें डेप्थ होता है। ओके। Since it has depth, or corporate culture has its own ups and downs, तो इफ़ यू आर गुड इन नेगोशिएटिंग कि आपका कितना प्राइस होना चाहिए, आपका इतना स्किल है, आप इस तरीके से उनसे पूछ सकते हो कि नहीं, इतना मैं आपसे चार्ज करूँगा एज अ सैलरीड पर्सन। या अगर आप इम्पैनल्ड होते हो, जैसे बहुत सारे फर्म्स होते हैं जो ना कंपनी के बिहाफ पे दे टेक अप लीगल मैटर्स, और उनसे वो पर या तो एग्रीमेंट या कोई केसेस पर अकॉर्डिंग टू दैट वो दे चार्ज, ओके। तो उसमें भी पैसा है। ओके। बट रिसेंटली व्हाट हैज़ हैपेंड कि जितने भी लॉ फर्म हैं, जितने भी टॉप लॉ फर्म हैं, दे हैव कलेक्टिवली अग्रीड कि जितने प्रोफेशनल्स हैं, जैसे लेट्स से मेरे जितने एक्सपीरियंस के, उनको लेना ही नहीं है। ओके। व्हाट दे आर डूइंग कि वो जितने भी फ्रेशर्स हैं उनको हायर करते हैं, कम उसमें करते हैं बट बल्क में करते हैं, तो उनका काम भी हो जाता है, क्योंकि पार्टनर है, मोस्ट ऑफ द मनी गोज टू देम। बिल्कुल। और जो जो मिड लेवल है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। ओ माय गॉड। अच्छा। वो क्यों कर दिया है? क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको ऑफ फायदा हो कोर्स। रहा है ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो एज लॉन्ग एज थिंग्स आर गोइंग द वे दे वांट, दे विल कंटिन्यू टू डू दैट। तो ओके। या आई विल से कि नहीं, पैसा है दोनों में, बट एक एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल लॉयर काफ़ी ज़्यादा कमाता है। अच्छा, और सर एक अगर कोई अभी यूथ है कोई, और वो मतलब लॉइंग में प्रैक्टिस कर रहा हो अभी फ्रेशर के तौर पे, हम्म। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे उसे, मैं लाइक सिंपल मतलब उसको कहाँ ये से स्टार्ट एडवाइस, करना चाहिए? यस, तो उसको मैं सिंपल एडवाइस दूंगा कि स्टार्ट, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो ये आपको दिक्कत होगी, एंड क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो आपको ना इंटर्नशिप्स करनी होंगी, यू हैव टू एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन। मतलब आप इंटर्नशिप करो, आप सीखो, आप कंपनीज में भी जाओ, आप एडवोकेट्स के पास भी जाओ, आप क्रिमिनल लॉ भी प्रैक्टिस करो, आप सिविल लॉ भी प्रैक्टिस करो, सिविल के अंदर भी बहुत सारे डोमेन है, सारी चीज़ें करो। लेकिन सर मल्टीपल डोमेन्स में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो मतलब थोड़ा मतलब थोड़ा वो नहीं हो जाएगा, बहुत भटका हुआ जैसे भटक गया बंदा? नहीं, जब आप स्टार्ट करते हो, जब बडिंग लॉयर होते हो, जब आप पढ़ रहे होते हो ना लॉ, तो वी कॉल देम एज बडिंग लॉयर्स। ओके, बडिंग लॉयर। तो ये जब इंटर्नशिप फ्रेशर्स करते को हैं, सर? यस, ओके। फ्रेशर्स को बेसिकली हम बडिंग लॉयर बोलते हैं। तो ये जितने भी लॉयर हैं, ये जब तक एक्सपोज नहीं होंगे कि एग्जैक्टली कितने केसेस है, कैसे टाइप के केस है, दे वोंट नो कि उनको किस एरिया में जाना है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद ये चीज़ करो, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन से पहले। एंड ये टेक्निक मेरे फ्रेंड ने भी किया है, एंड नाउ ही इज़ प्रैक्टिसिंग एंड ही इज़ अर्निंग, अच्छा कमा रहा है वो। महीने का 1 लाख से 2 लाख कमा रहा है वो। अच्छा। एनसीएलटी के मैटर्स देखता है, ही ऑल्सो लुक्स इनटू ऑल द सिविल मैटर्स, एनी काइंड ऑफ सिविल मैटर,
क्रिमिनल में भी है बट नॉट डायरेक्टली, सर्टेन क्रिमिनल केसेस लेता है, बाकी आउटसोर्स कर देता है अपने कनेक्शंस के थ्रू. तो दैट्स हाउ अ पर्सन कैन बिल्ड हिज ब्रांड, हिज नेम, हिज करियर. दिस इज हाउ दे शुड अप्रोच एंड दे कैन डेवलप देयर करियर अकॉर्डिंगली. और सर गवर्नमेंट लॉयर ज़्यादा कमाते हैं या फिर प्राइवेट? सो प्राइवेट ऑफ कोर्स. प्राइवेट. प्राइवेट, एनी टाइम प्राइवेट. व्हाई? बिकॉज सीलिंग ही नहीं है. गवर्नमेंट का सीलिंग है. कैसे कैसे थोड़ा बताइए. जैसे मान लो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, हम्म. वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं. हम्म. वो लेट्स से आपका एग्ज़ाम होता है, उसका थ्रेशोल्ड होता है पहले तो, कि आपको 7 या 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. एक वो है एक सीलिंग. और जब आपका वो हो जाता है फिर उसके बाद गवर्नमेंट के आप पे रोल पे आ जाते हो, पब्लिक सर्वेंट. तो उनका एक सर्टन फिक्स्ड पैसा होता है, अच्छा होता है वो. बट देन ऐसे समझ लो कि आप जब बिजनेस कर रहे हो और आप जॉब कर रहे हो, अच्छा. तो आप उस तरीके से समझो कि बिजनेस में कोई सीलिंग नहीं है, सेलिंग में. जॉब में सीलिंग है. चाहे आप कितने भी बड़े एग्जीक्यूटिव क्यों ना हो, चाहे आप सबसे बड़े लेवल पे क्यों ना पहुंच जाओ, सीईओ भी बन जाओ, तो उसका भी एक सीलिंग है, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है. बट देन बिजनेस का आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो जहाँ से आपके टॉप प्रोफेशनल्स हैं वो कमा रहे. तो दिस इज़ व्हाट आई विल से कि है, सीलिंग तो है. अच्छा. प्राइवेट वाले ज़्यादा ही कमाते हैं. और सर जुडिशियल सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो फेयर जस्टिस करता है? जैसे आप लॉयर हैं तो इसलिए मैंने पूछा ये आपसे. यस, करता है, बिल्कुल करता है, बट बहुत स्लो है. ओके. प्रॉब्लम इंटेंट की नहीं है, प्रॉब्लम है रिसोर्सेस की. अच्छा. यस. तो जजेस क्या है ना, जजेस का रियलिटी बताता हूँ मैं. सो फॉर एवरी सिटी दे आर ओनली 22 जजेस पर जज. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2200 से 2500 के बीच में पर जजेस के केसेस पेंडिंग है अभी अभी करंट सिचुएशन में. हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट 10,000 केसेस है पर जज पेंडिंग है. और सुप्रीम कोर्ट में तो उससे भी ज़्यादा है. आई डोंट रिमेंबर द नंबर, बट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इन द पर्सपेक्टिव कि कितना ज़्यादा वर्कलोड है एंड कितना उसको डिलीवर करने के लिए है. अब जजेस बाय नेचर दे आर वेरी स्किल्ड, बट उनका भी एक लिमिट है. वो स्किल्ड होने के बाद भी कितना ही केस निकाल सकते हैं एक बारी में. तो इसीलिए अभी क्या किया हुआ है ना कि ट्रिब्यूनल्स क्रिएट किए, स्पेशलाइज्ड कोर्ट हैं. जैसे एनसीएलटी एक स्पेशलाइज्ड यस यस. ट्रिब्यूनल है. आई हर्ड दैट. तो एनसीएलटी के जितने भी आपके कंपनीज के मैटर होते हैं वो सारे एनसीएलटी में सेटल होता है. ऐसे ही बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्ट है. जैसे मान लो कि एविक्शन सूट होता है तो स्मॉल कॉज कोर्ट में जाता है वो. ठीक है. ऐसे भी और भी हैं. कंज्यूमर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो स्पेशलाइज है लेबर लॉज में, या कोई डिस्प्यूट है कंज्यूमर्स का तो उसके लिए है. तो इस तरीके से रिड्रेसल आपके मैकेनिज्म है. रेरा है. रेरा इज वन ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी के थ्रू रेरा कॉन्स्टिट्यूट किया था. वो जितने भी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. अब इसके बाद भी बहुत पाइल्ड अप है केसेस. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जजेस को आप बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दियो विच इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम नंबर्स बहुत कम हैं. तो जो क्योंकि टफ होता है, हर कोई नहीं क्लियर कर पाता है और इतने लोग नहीं आते आगे. प्रोफेशनल्स अगर आप देखोगे, लोगों को पैसा ही है विच ड्राइव्स. दो ही चीज़ है, पैसा और पावर. तो जज अगर आप बनते हो तो कुछ लोगों को पावर बहुत पसंद है, तो उस तरीके से ह्यूमन नेचर है. दिस इज नॉट समथिंग विच इज कॉन्ट्रोवर्शियल. दिस इज ह्यूमन नेचर. दे वांट टू बी इन पावर ताकि वो चेंज ला सके, या दे वांट टू हैव सर्टेन थ्रेशोल्ड पैसा हो कि वो चेंज ला सके. ऐसे ही जजेस का भी है. बट देन बहुत कम है ये. तो दिस इज व्हाट आई विल से कि इसीलिए आपको डिले दिखता है. ओके. हाँ मतलब बहुत सारे एक डिस्ट्रिक्ट में अगर इतने कम जजेस हों डेफिनेटली थोड़ा स्लो हो ही जाता है चीज़ें. एग्जैक्टली. एंड या एक और फैक्ट है कि इन लोगों को, जजेस को आप देखोगे तो बहुत इनको छुट्टियां मिलती हैं विच दे डेफिनेटली डिजर्व इट. बट
बहुत ज़्यादा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखोगे एक सर्टेन पीरियड होता है जिस समय पे कोर्ट बिल्कुल फंक्शन नहीं करती है, वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो जो केसेस भी जाते हैं ना, तो अलग कोर्ट्स में जाते हैं, कभी कभी गलत कोर्ट्स में चले जाते हैं, तो फिर वो ट्रांसफ़र होता है, तो वो पूरा फ्रेश देखते हैं, फिर उसमें भी डिले होता है। सोचो एक केस आप 2-3 साल चल रहा है, अब आप एकदम से ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा। यस, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो जो नया जज है उसको पूरा बैकग्राउंड समझने के लिए उसको भी टाइम लगता है। और एज़ वी नो कि वही तारीख पे तारीख वाला जो कॉन्सेप्ट है तारीख पे आपने तारीख, सुना होगा, सनी तो वो देओल। एक्चुअली में एक पीरियड होता है। जैसे प्लेंटिफ जब फाइल करता है और रिटन स्टेटमेंट जब हम फाइल करते हैं, तो उसका एक ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन के लिए वो प्रोसेस चलता ही है। तो हमारा सिस्टम बहुत ओल्ड सिस्टम से चलते आ रहा है। हमारा रेफरेंस कॉमन लॉ से है, यूके से हमारा डेराइव्ड है हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं चेंजेस लाने की ज़रूरत है इसमें। ऑफ़ कोर्स मैन पावर भी इन ज़रूरत है बढ़ाने की। हम्म। तो या आई विल से कि यस, स्लो है बट या एफिशिएंट है। इट्स नॉट कि नहीं है। हम्म। सर, आपने बीएससी और एंजल वन कंपनी जैसी में भी काम किया है। जी हाँ। तो सर ये बताइए कि जो इंटरनल सच है, आम आदमी को बताया नहीं जाता या छुपाया जाता है, क्या रियलिटी है इसकी? सो इट्स नॉट एग्ज़ैक्टली कि छुपाया जाता है, इट्स जस्ट कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, वो लोगों को विज़िबल नहीं होता। ऑफ़ कोर्स वो नहीं हो सकता है विज़िबल। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने एंजल वन के बारे में क्या सुना है? जैसे आपके दिमाग में जब एंजल वन मैं बोलता हूँ, तो क्या ट्रेडिंग। आता है माइंड में? ट्रेडिंग। दैट्स इट। यस। अभी ट्रेडिंग तो एक एस्पेक्ट है। मैं जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जॉइन किया था, यहाँ जब मैं एंजल वन में स्टार्टेड वर्किंग, तो मेरे जो रिलेटिव थे, उनको लगता था कि आई वाज़ अर्निंग इन लैक्स, मतलब महीने का। एंड रीज़न बीइंग वाह। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, ट्रेड ही होता है। दिस इज़ हम्म। व्हाट पीपल थिंक, दिस इज़ दिस ऑल दे नो। एग्जैक्टली, दैट्स द एग्जैक्टली। ओनली थिंग दे, बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट इट हैज़ बीन शोन टू देम। अब हम जब जॉइन करते हैं ऐसे कंपनीज़ में, तो ना उनका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो आपको हर कोई सेम लेवल पे नहीं मिलेगा। जैसे मैं लीगल टीम में था, हमारी टीम बहुत ही सॉलिड थी। हमारी जो हेड थी वो भी हम्म। बहुत यू नो वेल रेड प्रोफेशनल थी। एंड उसके बाद भी चीज़ें बहुत एस्केलेट हुआ, वो छोड़ के गई, और भी आए नए लोग। न्यू प्लेयर्स केम इन, दे हैड देयर ओन विजन। वो लॉ फर्म से आए थे। उनका एक्सपीरियंस कहाँ पे ट्रांसलेट होता था? मर्जर एक्विजिशन में, M&A ट्रांजैक्शंस में, डील स्ट्रक्चर में, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट। तो हम्म। इतनी सारी सर्विसेज हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। इनफैक्ट इतने रेगुलेशन हैं, आप इंटरनली आप ऑडिट करवाते हो, ऑडिटर्स होते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, दे रिव्यू, जैसे कि मार्केटिंग जो आपको बजट मिलता है या मार्केटिंग पर्पस के लिए जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो, तो उसके लिए सैंक्शन रिक्वायर्ड होता है सेबी से। सेबी अप्रूव करती है, फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होता है वहाँ पे वहां जाना पे होता जाता है। है। रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है। आप देखोगे स्कोर्स आपने सुना होगा, सेबी ने निकाला है। हम्म। फिर इंटरनल रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है हर ब्रोकिंग फर्म का, तो हमारा भी था। फिर ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, ये आपका स्टार्ट होता है कंसिलिएशन से, मीडिएशन से, आर्बिट्रेशन तक, लास्ट तक। तो ये आर्बिट्रेशन प्रोसेस कौन कराता है? एनएसई कराती है, एनएससी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके। सारी लिस्टेड वहाँ पे होती हैं, तो जितने भी आपके आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो ये लोग अपॉइंट करके देते हैं अच्छा, बॉम्बे से। एनएसई से। अच्छा। एनएसई के जो इम्पैनल्ड वो होते हैं, लाइक अलग अलग होता है, एक एडहॉक होता है, एक ना स्पेशलाइज्ड होता है। स्टॉक एक्सचेंज का एनएसई के अंदर एक टीम होती है, हम्म। उसमें आपके आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हैं, वो आते हैं। अब बहुत मेनी टाइम्स आर्बिट्रेटर को आधी चीज़ें पता ही नहीं होती है। दे डोंट नो अबाउट स्टॉक मार्केट, दे नो नथिंग अबाउट इट। एवरीथिंग हैज़ टू बी डन बाय अस, मतलब वी बीइंग अ लॉयर, हम लोगों को देखना होता है। और शायद इस वजह से सर ये प्रॉब्लम भी होती है कि लोगों का पैसा डूब जाता है।
हाँ। कि उन्हें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आई थिंक सो कि उनका पैसा इसलिए डूबता है क्योंकि मतलब एक प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है उन्हें इस मैं चीज़ आपको की ना ना। इस पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यस। मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जॉइन करने से पहले कोर्स किया था ग्लोबल फाइनेंशियल प्रोफेशनल मार्केट प्रोफेशनल, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट प्रोफेशनल। ये बीएससी की एक सब्सिडरी कोर्सेज कराती है। क्या नाम है? बीएससी इंस्टीट्यूट। बीएससी ठीक। इंस्टीट्यूट। हाँ। हाँ, ये सब्सिडरी कंपनी है बीएससी की। अब ये लोग बहुत सारे कोर्सेज निकालते हैं, जिसमें से एक कोर्स मैंने आपको बताया। ये हर सिटीज़ में आपकी होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, मुंबई में होती हैं, और भी सिटीज़ में होती हैं। मैं दिल्ली में था उस टाइम पे, तो मैंने दिल्ली में कोर्स किया था। ये 6 मंथ्स का कोर्स होता है। ओके। मैंने फुल फ्लेजेड फाइनेंशियल सिस्टम पूरा समझा। एट द सेम टाइम वो समझने के बाद सेबी का एग्ज़ाम भी होता है। सेबी अपना एग्ज़ाम भी कराती है फॉर पीपल लाइक अस, कि हम एग्ज़ाम दें और सेबी में जा सकें, वहाँ पे हम काम कर सकें। अच्छा। तो आई डिड। तो सैलरी प्रोवाइड करती हैं वो? यस, उनका रफली क्योंकि ग्रेड ए रहता है तो फिक्स होता है, वो मेंशन्ड होता है, वो अच्छा। नोटिफिकेशन में निकल के आता है। तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ रहता है पर एक मंथ? पर मंथ, ओके। और पर्क्स अलग से हो रहता है। तो ऑलमोस्ट आपका 90,000 90 टू 1 लाख के बीच में आपका इन हैंड आता है। इन हैंड आते हैं। तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि मैंने स्टडी किया। अब करने के बाद समझ में आया कि यार मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। इवन आफ्टर डूइंग ऑल दोज कोर्सेज आई रियलाइज कि यार ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं है। वो मुझे कैसे पता चला? ओनली आफ्टर डूइंग थिंग्स। आप जब तक खुद करोगे नहीं ना, तो आपको नहीं पता चलेगा। एंड आप जब कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि लर्न करो एंड फिर अर्न करो। लर्निंग इज समथिंग कि आप अभी ऐसा सीखो जो आप आज ही इंप्लीमेंट कर सको, एंड इम्प्लीमेंट इट। स्ट्रक्चर एक नहीं है। आपको पता है, एक इन्वेस्टिंग का पहला रूल होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कब एंटर करोगे, एंड आपको पता होना चाहिए आप कब एग्जिट करोगे। ये बहुत बड़ी बात सर है। लेकिन स्टॉप लॉस तो होता है ना उसके लिए? मैं बोलूँगा स्टॉप लॉस भी नहीं रिक्वायर्ड है। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जो कि आप देख सकते हो। इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आई बाय द वे आई एम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मैं लाइसेंस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरे पास लाइसेंस है ओके। आपको रिकमेंड करने के लिए। ये चीज़ है। बट एट द सेम टाइम मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस एट नहीं दे योर रहा। रिस्क। हाँ, मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? इवन बीइंग अ प्रोफेशनल आई एम स्टिल सेइंग कि मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। आई एम सिंपली गिविंग अ स्ट्रैटेजी। आप इसको देख सकते हो अपने रिस्क पे। तो बेसिकली क्या है कि जैसे जो आपके म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है? उसके अंदर सेक्टर्स होती हैं, ठीक है? तो एक हीट वेव करके एक मैप आता है, हीट वेव करके। हीट उसके वेव। अंदर ना हर सेक्टर एलोकेशन है, कितने सेक्टर है इंडिया डिवाइडेड में। है वो सारे। यस। और कितने ऑपरेट कर रहे हैं। तो ना इसका साइकिल चलता है। तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे होंगे कि इस पॉइंट पे सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं, मतलब कि अब बहुत ग्रो कर चुके हैं इस पॉइंट पे। कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। ओके। तो इन्वेस्ट इन दैट, आइडेंटिफाई दो सेक्टर। जैसे जहाँ तक मुझे आइडिया है, ऐसे सेक्टर में कौन से है, तो सीमेंट का एक है, बैंकिंग है, एंड आई थिंक R&D से रिलेटेड है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट आई लेट यू नो। यू कैन हैव दैट ऑन योर, आपके पॉडकास्ट के अंदर आप मेंशन कर सकते हो। मैं आपको बाद में इंफॉर्मेशन श्योर दे श्योर दूंगा। श्योर डेफिनेटली। तो अभी क्या होता है कि पेंडुलम का एक साइड है, मतलब लेफ्ट साइड पे है, वो लेफ्ट साइड से होते होते राइट साइड पे आएगा। कि वो जो अभी ग्रोथ नीचे है, वो ग्रोथ होते होते साइकिल आएगा। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट। वो साइकिल कब तक चलता है? मोस्टली 5 to 7 years। किसी भी म्यूचुअल फंड में, जैसे जो स्मॉल कैप फंड होता है, उसमें आप इन्वेस्ट करो। इट डजेंट हैव टू बी, कोई फंड आपको देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंडेक्स फंड उठाओ, इंडेक्स इसमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट फॉर 7 years। हिस्टोरिकली स्पीकिंग कोई आज तक नहीं गवाया पैसा। 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा है तो कभी डूबा नहीं है पैसा। एंड रफली 15 to 17% कैगर का रहता है स्मॉल कैप में फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। अगर अमाउंट ज़्यादा है तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। यही 7 से आप 10 पे चले जाओगे ना, तो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि कितना रिटर्न उतने पीरियड में बना है। बहुत Okay. लोग हैं
म्यूचुअल फंड मतलब स्पेशलिस्ट हैं जो ये करते हैं। ओके। दे आर डूइंग इट एट प्रेजेंट, वो किए हैं और कमाए हैं। मतलब 7 साल तक कुछ नहीं हुआ, अगले साल इतना एक्सप्लोड किया कि जितना इन्वेस्ट किया था जितना उससे इन्वेस्ट किया था ज़्यादा उससे उसको रिटर्न आ गया है, 3x 5x आ गया। उससे भी ज़्यादा आया था, अच्छा। उससे भी ज़्यादा आ जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मतलब इस बेसिस पे कोई इन्वेस्ट करे, या यू डू योर रिसर्च, यू डू योर ड्यू डिलिजेंस, एंड अपने बेसिस पे आप अपने रिस्क पे कीजिएगा। सर क्या सर जैसा आपने भी बोला, तो क्या इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम सही सच में अनफेयर है या सिर्फ स्मार्ट लोग ही जीत पाते हैं, लाइक मुकेश अंबानी साहब या अडानी साहब? तो ट्रूथ बी टोल्ड, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही रोबस्ट है, बट अभी जो कंडीशन हो रखा है वो काफ़ी डिटीरियरेटिंग है प्रेजेंट में। कैसे सर, कैसे, थोड़ा बताइए। हाँ, तो डिटीरियरेटिंग कैसे है, तो अभी आप देखोगे तो जो इनफ्लो होता है, जैसे आप इतना समझते होंगे आई बिलीव कि जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में, उसका एक स्ट्रक्चर है कैसे काम करता है। तो आरबीआई रेगुलेट करता है बिल्कुल। बैंक्स को, शेड्यूल्ड बैंक्स हो गए या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आप देखना कि आज तक हिस्ट्री में कोई भी ऐसा बैंक नहीं हुआ है जो डूब गया हो, ऑल थैंक्स टू आरबीआई। क्या करती है जब भी डूबने वाली होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यस बैंक डूबने वाली थी, दे मर्ज्ड देयर मतलब एसबीआई को पूरा कमान संभालने के लिए दे दिया था, एंड दे आर एबल टू रिवाइव इट। ऐसे ही आपके जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो ऑलमोस्ट वर्ज पे थी कि डूब जाती हो, बट आरबीआई इंश्योर्ड कि नहीं डूबे, अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ही बेकार हो गया है। बहुत ही, मतलब हाँ। बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया है, सस्टेनेबल ही नहीं है, कि इंटरनली सिस्टम इतना गंदा है कि भाई कुछ नहीं किया जा सकता है। तो अभी आप देखोगे डीआई सीजीसी आपका इंश्योरेंस हम्म, देता है अगेंस्ट आपका जितना भी अमाउंट है, 5 लाख इज दी मैक्सिमम अमाउंट। तो आप देखो कि एक तरीके से एक सिस्टम है, पहले 1 लाख था, अब हम्म, 5 कर दिया है। क्यों कर दिया है? फिर ओम्बड्समैन, कोई भी कंप्लेन हो बैंकिंग के अंदर, आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो और रेजोल्यूशन मिलता है। मैंने खुद किया है, मेरा निकल के आया है। अच्छा। आरबीआई का ये भी कहना है कि आपका जितने भी नोट है, आप उस नोट को जाओ, बैंक में जाओ, फटा है कोई दिक्कत नहीं है, आप दो, एक्सचेंज हो जाता है। इतना अच्छा सिस्टम आपको नहीं मिलेगा बाहर, और भी हैं, अच्छे हैं सिस्टम्स, बट इंडिया के अंदर आप जैसे देख लो बैंकिंग सिस्टम हो गई, या अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वेल्थ मैनेजमेंट में बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, हम्म। उनका जो शेयर्स हैं और उनका जो मार्केट पोजिशनिंग है और उनका जो डीलिंग है वो काफ़ी अच्छा है। काफी नेक्स्ट लेवल का हाँ, है। अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अभी क्रिप्टो के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना? तो अभी इंडिया ने जो जी समिट हुआ था, जहाँ पे जम्मू में जब हुआ था, तो उसके अंदर ना एक एग्रीमेंट हुआ था एफआईयू का लेके, कि बहुत सारे हमारे जैसे, FIU क्या है सर ये? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। तो एफआईयू ना क्या होते हैं कि जितने भी आपके एक्सचेंजेस है क्रिप्टो के, लेट्स से कॉइन डीसीएक्स हो गया, कुबेर हो गया, कुबेर स्विच, फिर आपका कॉइन बेस हो गया, ये सारे जितने भी है ना, ये पहले एक्रेडिटेड नहीं थे गवर्नमेंट से। मतलब ये ऑपरेट तो करते थे, बट किसी को अगर मान लो रिकोर्स हो, कोई पर्सनल रिकोर्स हो, उनको अपना रिजॉल्व कराना हो मैटर, तो वो जा नहीं सकते थे। कहीं अच्छा। पे रेजुलेशन, जैसे सेबी है कैपिटल मार्केट के लिए, यू कैन गो देयर और अपना रिड्रेसल अपना करवा सकते हो, आप एज एन इन्वेस्टर आप अपना ग्रीवेंस रख सकते हो। बट ये सेम क्रिप्टो उसमें नहीं था, स्पेस में नहीं था। तो जो ये एफआईयू रजिस्टर्ड होता है ना, ये बेसिकली अपने आप को रजिस्टर करते हैं कि ये एक रिकग्नाइज स्टॉक क्रिप्टो एक्सचेंज है, इनको आप इनके पास अप्रोच करोगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा। बिल्कुल। तो उस पर्पज से आपका एफआई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर्ड होता है, ओके। तो अभी बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अभी आपको ये भी जानने में बहुत इंटरेस्ट आएगा कि इंडिया ने एक अपना खुद का ना एक इंडेक्स क्रिएट किया है क्रिप्टोज का। तो जैसे कि
रिलायंस हो गया या और भी कंपनीज है जिनको ब्लू चिप फंड हम बोलते हैं, ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं, वैसे ही इनमें भी ब्लू चिप आपके फंड्स हैं, क्रिप्टोज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3-4 है जो कि आपने सुना भी होगा, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, हम्म। कार्डेनो, आई थिंक, हाँ ये 4 आपके मेजरली हैं। ऐसे 15 है टोटल, तो उनका ना इंडेक्स बना दिया और उसका प्राइस फिक्स कर दिया। ओके। जैसे इंडेक्स से मतलब क्या है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है NSE 500, NSE 50, NSE 100, ऐसे इंडेक्सेस हैं, इसमें लिस्ट ऑफ कंपनीज है। वैसे ही इसका इंडेक्स बना दिया क्रिप्टो का, टॉप 15 आपके क्रिप्टो करेंसीज का। ओके। ये चीज़ रेगुलेटेड है आरबीआई से। अभी आरबीआई इस पे और भी काम कर रही है। वो खुद का एक ना रिसर्च अभी क्रिएट कर रही है और बहुत ही जल्दी आपको एक एक्सचेंज अलग से आपको दिखेगा इसके अराउंड भी। अच्छा। ओके। तो ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिला होगा सुनने में, बट क्योंकि मैंने इस पे डीप डाइव, मैंने रिसर्च किया है, इस पे स्टडी किया है, क्रिप्टो इज समथिंग, इज अ फ्यूचर। इन्वेस्टिंग में शायद ना हो, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल है। हम्म। तो विल यू से कि इतना कुछ करने के बाद इंडिया का रोबस्ट नहीं है फाइनेंशियल सिस्टम? आई थिंक इट इज। बिल्कुल। यू जस्ट नीड टू हैव एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे, राइट समय पे। इंडिया के पास नॉलेज नहीं है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किए हैं, बहुत ब्यूरोक्रेसी है इसमें, तो इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स इसलिए रहती है। प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि उस पर भी काम हो रहा है, बट हम्म। इवेंचुअली यू विल सी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा इस पे भी। ओके। बस सर, जैसे ये वॉर की सिचुएशन जो चल रही है, यूएस ईरान की टेंशन जो चल रही हैं, तो इसमें सर इंडियन इन्वेस्टर को डरना चाहिए, और इकोनॉमिकली क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या पड़ेगा इन फ्यूचर आगे? हम्म, तो इंडिया को डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देयर इज नो पॉइंट क्योंकि फियरिंग। सर मैं एक इसमें लाइन ऐड करूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत हिल गई है इस चीज़ से, इस वॉर से, इतने टेंशन हो गई है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक ये सब जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं कहीं कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो इनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा सबको? अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब मुझसे पूछ रहा था कि यार मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, इतना नीचे चला गया, सारी मार्केट क्रैश हुई पड़ी है, सारी चीज़ क्या हो रहा है? तो थोड़ा आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ में? तो फ्यू इयर्स बैक अभी कोविड आया था, राइट? कोविड में क्या हुआ था? मार्केट गिरी थी बहुत, बिल्कुल। बहुत लेवल पे गिरी थी, ठप बैठ गया था, राइट? बट उससे पॉजिटिव क्या निकल के आया? इन्वायरमेंट बेटर हो गया था, हम्म। क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, राइट? जो डिजिटल आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट मिल गया, बिल्कुल सही बात है। राइट? आप जो मार्केट जो ट्रेजेक्टरी देखे होगे 2020 के बाद, स्टॉक मार्केट बूम किया था इंडिया में। मतलब 2020 से 2024-25 जिसको नहीं भी आता था ना, वो जस्ट पैसे लगा दे, उसका भी ग्रो किया पैसे। तो ये क्या है? ये सिग्नल है कि जब क्राइसिस आता है ना, अपॉर्चुनिटी तभी होती है, ठीक है? अभी जो क्राइसिस अभी चल रहा है, वॉर केस में ऐसा सिचुएशन है, ये तो सरफेस लेवल पे दिख रहा है वॉर। इंटरनली आप देखोगे ना तो कुछ और ही चल रहा है। कैसे सर, थोड़ा बताइए। रेस चल रही है एआई की, सुपर कंप्यूटर्स की, रेयर अर्थ मेटल्स की। रेयर अर्थ मेटल हो गया, एआई का आपका जो एडवांसमेंट है उससे रिलेटेड। अब रेयर अर्थ मेटल्स का यूज़ किया है एआई में। बहुत सारे आपके ना इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें ना रेयर अर्थ अगर आप लिस्ट निकालोगे ना, तो उसमें वो चीज़ लगना ज़रूरी है, अदरवाइज काम ही नहीं करेगा। रेयर अर्थ मिनरल की बात कर रहे हैं? हाँ, ओके। एलिमेंट बोल लो, मिनरल्स बोल लो, वट एवर यू मे कॉल इट। अभी उसके बिना वो बहुत ही मिनिस्क्यूल होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। जैसे फ़ोन होता है, उसके अंदर ना एक रेयर अर्थ मेटल है जो कि ग्राम्स में होता है, इतना ओके। कम। बट अगर वो नहीं होगा ना तो फ़ोन नहीं चलेगा। अच्छा, बहुत वैल्यूएबल है वो। वो हाँ, तो अभी चाइना ने क्या किया है कि 95% जितने रेयर अर्थ मेटल है, सब उनके ग्रास में, इंडिया के पास भी है। ओके। बट इंडिया ई वेस्ट को प्रोसेस करके नहीं निकालती है।
हम लोग बैठे हुए हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। यूएस पीछे पड़ा हुआ है कि किसी तरीके से उनको एक्सेस मिल जाए, इसलिए ग्रीनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, आपका वेनेजुएला हो गया, और भी कंट्रीज पे उन्होंने अटैक किया, जैसे वेनेजुएला तो कैप्चर ही हो गया पूरा। हो गया है वो, उसमें तो रिजीम चेंज भी हो गया है। हम्म, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ईरान, जहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी उनका कंट्रोल हो जाए। तो ये सब चीज़ें करके वो इकोनॉमी पे कंट्रोल चाहते हैं, वर्ल्ड पे कंट्रोल चाहते हैं, एक तो पेट्रो डॉलर के थ्रू एंड एक अपना मिनरल्स के थ्रू। तो सर रिजीम चेंज कर पाएगा डोनाल्ड ट्रम्प? This I am not the right person to comment on that. To be honest, uh, time will tell. This is what I'll say. ओके। But yeah, I will definitely say this कि जितना स्ट्रॉन्ग, जितना वीक समझा था ईरान को, उतना वीक है नहीं वो, ओके। क्योंकि they have been preparing it for past 40 years. कि अगर उन एक ये कहीं ना कहीं एक दिन यूएस हम पे हमला करेगा, ओके। बिल्कुल करेगा, दे न्यू दिस फैक्ट, अभी नहीं तो बाद में तो करेगा ही करेगा, क्योंकि बाय नेचर ही उसका वही है कि वो अभी तक यही करते हुए आया है। एंड ये सब चीजें करके चाइना, इंडिया और भी अलग अलग प्लेयर्स है, उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, ये सारे नेशंस को अपने कैप्चर में करके। अब ट्रम्प बेवकूफ़ नहीं है, ट्रम्प बहुत बड़ा बिजनेसमैन है एंड ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय। ही कम्स आउट टू बी वेरी, मतलब एक कंट्रोवर्शियल फिगर आपको दिखता है, उसके बारे में लोग बोलते हैं, बट ही इज़ नॉट, स्टूपिड पर्सन। he is not a stupid person, he is well read person, he knows what he is doing. Yeah, it comes out to be, मतलब people pleasing वैसे आता है, but I'll say कि ठीक है, politics है, this is politics, this is how things works. So among this all this backdrop, I'll say कि इंडिया को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, देयर आर अपॉर्चुनिटीज। I'll say कि मैं अगेन एडवाइज नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन डू दैट। आप अपना लैंड रखो, रियल एस्टेट नहीं, लैंड। ओके। लैंड से क्या होगा कि वो एक्चुअल एसेट है आपका, और जब क्राइसिस आएगी तो उस टाइम पे आप स्किल यूटिलाइज कर सकते हो कि जिसके पास लैंड है वो उस पर अपना कुछ बना सकता है, खेती कर सकता है, कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है खाने के फॉर्म में, बिल्कुल। सब कुछ जरूरत है खाना, लैंड के थ्रू आप वो बहुत इजीली कर सकते हो। गोल्ड, गोल्ड हमेशा ग्रो किया है, क्यों? क्योंकि वो भी एक तरीके से एक ऐसा मेटल है जिसका कोई डाउन साइड है ही नहीं, मतलब आप कितने टाइम भी रख लो, सिल्वर से भी बेटर है। हाँ, सिल्वर का एप्लीकेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बट वो ना बाई प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है ऑफ डिफरेंट मेटल्स, वो आप खुद नहीं क्रिएट कर सकते हो, वो जब तक मिक्सचर नहीं होगा वो होगा ही नहीं। एंड उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई बहुत कम है, एंड उसका रीज़न यही है कि वो खुद से आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, वो मिक्स है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सप्लाई में कम है। गोल्ड इज समथिंग यू कैन गो फॉर। अभी ऑप्टिक फाइबर्स हैं, ठीक है, कॉपर वायर्स हैं, वो थिक वायर रिक्वायर्ड होगा आपको अगर यू वांट टू डेवलप योर इंफ्रास्ट्रक्चर एआई के लिए। तो समवेयर डाउन द लाइन आपको ये रियलाइज होगा कि ये सारी चीज़ें ना रिक्वायर्ड है। सीपीयूज हो गए, जीपीयू हो गए आपके, बहुत सारे मशीन है जो कि वायरिंग में हेल्प करते हैं, बहुत 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 छोटे छोटे वायर्स होते हैं जो चिप में आपको इंसर्ट करना होता है, उसके लिए मशीन होता है। इसकी एक कंपनी है ASML करके, उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। ASML हाँ, कहाँ की है सर ये है आपकी यूरोप में है। ओके। तो एक कंपनी है वही कंट्रोल कर रही है, इंडिया अभी उसके साथ टाई अप की है, बट वो टाई अप फायदा नहीं होगा अगर मान लो कि पूरा डिपेंडेंट रहे, इंडिया को खुद भी बनाना पड़ेगा, जो कि बना सकती है अगर एग्रेसिवली करे 10 साल में। ओके। तो आप यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, दे शुड आइडेंटिफाई कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, एंड अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करें। आई एम ऑल्सो डूइंग दैट, मैं हाउस होल्ड लेवल पे कर रहा हूँ, व्हाट आई एम आस्किंग कि ये नेशनल लेवल पे हो, तो दिस इज व्हाट आई विल से। ओके। वेरी गुड सर। सर आज के टाइम में आपने KYC AML का नाम तो सुना ही होगा आपने,
तो इसमें क्या-क्या लूप होल्स हैं सर? क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स इसमें बाहर से जो हमें दिखते हैं, इंटरनली कितने लूप होल्स हैं सर केवाईसी, एएमएल्स वगैरह में? सो एएमएल जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, हुँ, ठीक है, हुँ। इट्स अ रियल प्रॉब्लम, इट एग्जिस्ट्स एंड इट्स अ मैसिव प्रॉब्लम आल्सो। सो जो मैंने एफआईयू आपको बताया था, हाँ, हाँ। तो उसका एक सर्टेन पार्ट है विच इज़ एट्रीब्यूटेड टू दिस आल्सो। कैसे कि कि इसका एक्ट है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा एक्ट है। तो ना जो ये रजिस्टर कराए थे, जितने भी आपके क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, ये क्यों कराए थे? क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको ये गाइडलाइन दी थी कि आपका एक थ्रेशहोल्ड से ऊपर कोई पैसा आता है एक बारी में, तो यू हैव टू इन्फॉर्म अस, ओके, विच अच्छा। इज़ 50,000 रुपीज़। ठीक है? इससे अगर ऊपर गया तो आपको बताना होगा, ताकि ट्रैक कर सकें कि ये पैसे आए कहाँ से हैं। ओके। क्योंकि क्रिप्टो ना अनोनिमस है, क्योंकि एक ब्लॉकचेन अनोनिमस है, ट्रैक नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। देयर आर वेज हुँ, कि जब आप विड्रॉ करोगे तो आपका एक आईडी आ जाएगा, दैट कैन बी ट्रैक्ड। बट यही चीज़ इंश्योर करने के लिए ना पीएमएलए, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हाँ, एक्ट, ओके। एएमएल एक पार्ट है उसका, ठीक है? तो एएमएल करने के लिए ना बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ होते हैं। जैसे मैं जिस कंपनी में अभी प्रेज़ेंटली काम कर रहा हूँ, व्हिच इज़ माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? यहाँ पे जो प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। तो क्योंकि बिज़नेस सिंपल है, तो एएमएल का जो क्राइटेरिया भी है, वो भी बहुत सिंपल है। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, वो समवेयर अराउंड एआई का इंटीग्रेशन है विथ ओल्ड टेक्नोलॉजी, जो कि एज़ ओल्ड एज़ 30 इयर्स वही चलते आ रहा है। अभी कुछ ऐसे आपके रेजटेक करके है, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी। रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, ओके। ये न्यू एज टेक्नोलॉजी है, एआई से ड्रिवन है ये। तो ये एक आप कह सकते हो कि वी आर वर्किंग ऑन दिस, कि स्लोली इसको भी हम इंटीग्रेट करें, कि पुराने जितने भी टेक्नोलॉजी है सिर्फ उसी को यूज़ ना करें। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि टेक्नोलॉजी अभी है हमारे पास, एंड हमारे पास प्रोफेशनल्स भी हैं, और केसेस भी रियल हैं। तो हुँ, इसको टैकल करने का जो तरीका है, अभी बहुत पुराने सिस्टम आ रहे थे, बट समवेयर डाउन द लाइन पीपल आर बिकमिंग अवेयर, दे ओके। नो कहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड हुँ, दे आर वर्किंग ऑन इट। तो मैं बोलूँगा कि प्रॉब्लम तो है, बट सॉल्यूशन भी स्लोली प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है। हुँ, एंड हमारा खुद का भी सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसका जो टेक्नोलॉजी है, वो भी एआई इंटीग्रेटेड है उसमें ओके। सर्टेन लेवल पे। अब तो हर जगह ही हो गया है अब तो सर। हो रहा है, अब तो होगा, फॉर श्योर होगा। बट मेरा प्रॉब्लम, मेरा कहाँ पे मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है, कि हम ना खुद नहीं क्रिएट कर रहे हैं ये सब। हुँ, हमारे पास इतना रिसोर्सेज है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास सब कुछ है। हम उसके बाद भी अपने से क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बाहर की कोई कंपनी है, उसका हम अडॉप्ट कर रहे हैं, हुँ, हुँ, उसको हुँ। यूज़ कर रहे हैं। व्हाई नॉट क्रिएट दिस टेक्नोलॉजी आवरसेल्व्स? हम लोग सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है ना एएमएल में, तो सुपर कंप्यूटर भी एक तरीके से एक टेक्नोलॉजी हुआ। टेक्नोलॉजी है तो बिल्कुल। आप उसको एडवांस करो, देखो कितना सॉल्यूशन निकल के आता है। एएमएल क्या, आपको तो कितना सॉल्यूशन निकल के आएगा। एआई इंटीग्रेटेड है सर वो जो सुपर कंप्यूटर्स की बात यस, हो रही है। यस, इतना इतना पावरफुल होगा वो क्वांटम कंप्यूटर जो हम बोल रहे हैं, वो इतना पावरफुल होगा कि वर्ल्ड में आपका, आप मुझे गिन के बता दो कितने हाई आईक्यू लोग होंगे। मैक्सिमम कितना आईक्यू होगा एक पर्सन का, जिसका सबसे हाईएस्ट आईक्यू होगा एट प्रेजेंट, आप सोच के बताओ कितना होगा। सर आई कैन नॉट कमेंट एनी एग्जैक्ट फिगर हाँ। एंड इट्स नॉट राइट टू कमेंट एन एग्जैक्ट फिगर बट किस पर्सन का होगा वो मैं बोल सकता हूँ। लाइक एलॉन मस्क हैं अभी जो अभी ट्रिलियनर बने हैं हाल फिलहाल में। तो उनका आईक्यू लेवल सबसे बेस्ट होगा क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी लार्ज कंपनी स्पेस एक्स वगैरह खड़ी करी है, तो डेफिनेटली उनका आईक्यू लेवल एक हम्म। नेक्स्ट लेवल पे हो सकता है। हम्म। आपके हिसाब से क्या है सर? वो वो पर्सन जिसका इतना बड़ा, इतना ज़्यादा आईक्यू है, वो खुद बोल रहा है कि एआई, डोंट डेवलप एआई, क्योंकि बहुत डेंजरस हो सकता कौन है। सर, कौन? एलॉन एलन मस्क? मस्क खुद हाँ। बोला है
तो सोचो कितना ज़्यादा उसका इतना आईक्यू होने के बाद भी, आई डोंट नो, मैंने कभी आईक्यू टेस्ट नहीं किया है, बट आई बिलीव बेस्ड ऑन हिज अचीवमेंट्स और उसका जो अकम्पलिशमेंट्स है, ही हैज़ हाई आईक्यू एंड पॉसिबली ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट आईक्यू जिसका हो सकता है बिल्कुल। वर्ल्ड में। उन्होंने तो बोला भी है सर, एआई यस, इज फार डेंजरस देन न्यूक्स। यस, तो उन्होंने आज से 2 या 3 साल पहले बोली थी ये वाली बात कि एआई इज फार डेंजरस देन न्यूक्स। एग्ज़ैक्टली। तो लोग उस टाइम समझ नहीं पाए इस जैसे चीज़ को। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक मूवी बताता हूँ मैं मार्वल की, एज ओके, ऑफ अल्ट्रॉन आपका, ओके, जो इसका था मूवी, एवेंजर्स का था। उसमें आपने देखा था कि एक जार्विस टोनी का उसका खुद का पर्सनल एआई था, ओके, और उसने माइंड स्टोन के थ्रू एक एक नया आविष्कार करने की कोशिश किया था जिसमें अल्ट्रॉन क्रिएट हुआ था। अल्ट्रॉन कैसे वाइप आउट करना चाह रहा था पूरे ह्यूमैनिटी को, एक ये एग्जांपल। और दूसरा इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल मूवी, जो मिशन इम्पॉसिबल मैंने खुद जो देखी है। लास्ट पार्ट है, हम्म। उसमें दिखाया था कि एआई कितना एडवांस है, वो कैसे आपको वो बर्बाद कर सकता है। कंट्रोल कर सकता है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, कंट्रोल, बर्बाद भी नहीं, सोचो वो कंट्रोल करेगा। दे डोंट वांट टू लेवल द प्लेइंग फील्ड, दे और सर, वांट टू कंट्रोल इट। बिल्कुल सर, और सर चाइना इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब उनको एआई कंट्रोल कर रहा है बेसिकली। वहाँ फूड डिलीवरी एआई करता है। यस, वहाँ पे बहुत सारी चीजें एआई, फूड कार्स डिलीवरी हैं। नहीं, कार भी है। आप देखो, कम्यूट देखो, सारे आपके एआई पे चलते हैं। पूरा पूरा, पूरा हाँ। एआई पे, अभी पूरा। मिलिट्री भी वो एआई कर देंगे, मतलब उनका खुद का रोबोट ऑलरेडी है जिसको बस डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय। अब क्योंकि वही चिप का बात आ जाता है जो हम बात कर रहे हैं, वो चिप आ जाता है यहाँ पे, तो वो चिप बनाने का जो प्रोसेस है ना, चाइना खुद कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। जो कुछ जीपीयू आपका हो गया, या जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उस सर्किट को उस चिप में लगाने के लिए, वो टेक्नोलॉजी वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है। एक बार वो हो गया तो चाइना विल बिकम अनस्टॉपेबल। सो अगेन हम पॉइंट पे थे, एएमएल के उस पे हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए, थोड़ा टेक्नोलॉजी पे आ गए। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, प्रोफेशनल्स भी हैं, ऐसा नहीं कि कमी है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो एएमएल के केसेस देखते हैं, आए दिन देखते हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं, एंड वी डोंट हैव टैलेंट प्रॉब्लम। ऑल वी हैव कि टेक्नोलॉजी हम अपना खुद का क्रिएट करें। दिस इज माई कंसर्न, दिस इज द ओनली कंसर्न आई विल से। बाकी यस, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकल रहा है। सो वी आर हेडिंग टू अ गुड डायरेक्शन। ओके सर, डाटा प्राइवेसी लॉ, क्या सर, एज एन लीगल पर्सन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या कोई कंपनी, जैसे अभी र्यूमर्स भी होते हैं बहुत सारे, हम सुनते हैं न्यूज़ में, कि क्या कंपनी हमारा सच में डाटा सेल करती है, कहीं बेचती है या नहीं? तो इसका ना मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्रिस्प आंसर देने चाहूँगा कि देखो, मिस सेलिंग तो होती है। मिस सेलिंग होती है, डेटा का लेन देन होता है इंटरनली। बिल्कुल, अभी शायद मेटा ने आई थिंक बहुत डेटा सेल यस, किया था, और यूएस कोर्ट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनके ऊपर मतलब बिल्कुल, फाइन लगाया फाइन था। भी लगा था। यस, उन पे क्वेश्चनिंग भी हुआ था हाँ, मेटा के। मार्क जुकरबर्ग पे यस, बहुत बिल्कुल ज़्यादा। हुआ था। सेनेट ने बुलाया भी था, पूछा भी जा रहा था। गूगल में भी आप देखोगे अपने डिवाइस में, तो उसमें भी आपका डेटा शेयर होता है, आपको इन्हें डिसेबल करना पड़ता है, वो इन्फॉर्मेशन आपका अलाउ करोगे ट्रैक तो किया फिर जाता है। अब वो ना लूपहोल है एक, ये चीज़ कि डेटा आप आप ओपन एआई देख लो, उसमें इंफॉर्मेशन आपका होता है, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका जो यूज़ होता है, तो है, मिसयूज़ है, बिल्कुल है डेटा। तो ग्लोबल लेवल पे तो जीडीपीआर रेगुलेशन जो आपका इम्प्लीमेंट हुआ था, जो आया था 2018 में, अभी इंडियन वर्जन है डीपीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। ये क्या है सर? ये एक्ट है जो कि 2023 में हुआ था इनैक्ट, एंड फिर इसके रूल्स आए थे 2025 में। अभी जीडीपीआर आपका क्या बोलता है, इसका स्कोप कितना है कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का इसका पूरा स्कोप है ऑफ अ नेचुरल पर्सन। जैसे आप हो, मैं हूँ, हम सब है, तो हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का, जो कि डिजिटल फॉर्म में है, उसको प्रोटेक्ट करने का
प्रोविजन है इन दिस एक्ट। अभी क्या है कि इसका ना इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया GDPR सॉरी DPDP जो आपका रूल्स अभी DPDP इम्प्लीमेंट हुआ है वो उसके अंदर तरीका दिया है कि जो भी प्रोविजन है एक्ट के अंदर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में एवरी कंपनी, पहले तो गवर्नमेंट का था काम कि उनको एक बोर्ड सेटअप करना है, बोर्ड सेटअप हो गया है। अब कंपनी को ना इंफॉर्मेशन निकालना है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनको इंश्योर करना है कि वो DPDP कंप्लायंट हो। वो कैसे कर रही है? तो इसके लिए ना प्रोफेशनल्स होते हैं। कौन? तो एक तो होता है, एक प्लेयर होता है DPO विच इज डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। देन कम्स कंसेंट मैनेजमेंट। तो ये कंसेंट मैनेजमेंट जो होता है, पहले मैं DPO पे आता हूँ। DPO जो होता है वो प्रोफेशनल होता है डेटा प्रोटेक्शन के अंदर। अब डेटा प्रोटेक्शन बहुत बड़ा एरिया है जिसमें ये एक पार्ट है, एक पार्ट है बिल्कुल। DPDP इम्प्लीमेंटेशन, बट ये बहुत बड़ा है। इसका ना इसका जो इम्प्लीकेशन है ये बहुत हैवी है क्योंकि पेनल्टीज है इसका। इसमें जेल नहीं है बट बहुत हैवी पेनल्टीज है, एज बिग एज 250 करोड़। एज 250 करोड़। यस। वाओ। हर एक उस पे नहीं होगा, हर एक वायलेशन पे नहीं होगा, बट बहुत सारे ऐसे वायलेशंस है जिस पे 250 करोड़ जाता है। अभी इसका चल रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। इवन इन माय करंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी है, पूरा प्रोसेस हो रहा है। अभी टाइमलाइन 18 मंथ्स का दिया कि हमें पूरा का पूरा सेटअप करना है 18 मंथ्स में, 18 जो कि बहुत कम टाइम है। ट्रूथ बी टोल्ड बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उतना स्ट्रॉन्ग। तो अभी क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन 2 लेवल पे है। एक तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि कैटेगराइज्ड है, वो गवर्नमेंट बताएगी क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। एक है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो जहाँ पे लार्ज डेटा है ना, बहुत हैवी अमाउंट में डेटा है, फाइनेंशियल सेक्टर में ही आपका सबसे ज़्यादा डेटा होता बिल्कुल है, सही बात है। और आपका टेक्नोलॉजी कंपनीज होगी वो डेटा लेती है। आपकी जितनी भी इंडस्ट्री हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर कनेक्टेड रही है। है, उनका डेटा रखी है। हॉस्पिटल्स, उनका पर्सनल डेटा है, कितने सारे पेशेंट्स, उनका नाम है, उनका पैन नंबर है। पैन नंबर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कि आपका ही इंफॉर्मेशन है, आप डिफरेंट फॉर्म में, कि आपका नाम नहीं है बट देन यू नो कि इसका इंफॉर्मेशन इससे ट्रैक किया जा सकता है। पैन से यूज़ करके आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन पर्सन है। आधार से यूज़ करके आप ट्रैक कर सकते हो। कि कौन पर्सन है। एम्प्लॉय आईडी होता है, आईडी यूज़ करके कर सकते हो आप ट्रैक कि कौन है ये। मुश्किल होगा बट ट्रैकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टू सम योर क्वेश्चन कि प्रोटेक्ट होता है कि नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, हो रहा है। इनफैक्ट पहले इंफॉर्मेशन पहले मिससेल होता था, डेटा आपको लीक होता था, अलग अलग कंपनीज को बेची जाती थी। दिस इज अ फैक्ट, वी नो, आई नो, यू नो ऑल्सो। बट अब ये चीज़ होपफुली अब इस पे काम होगा एंड हैवी फाइन्स रहेंगी। ओके। ऐसा नहीं रहेगा कि अच्छा छोटा सा फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे हमारा काम निकल जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है, पनिशेबल क्राइम है। पनिशेबल नहीं है, पीनल है। पीनल है। ओके। यस, प्यूनिटिव है, सिर्फ मनी है इसमें इन्वॉल्व, पनिशमेंट आपका नहीं है। अच्छा। पनिशमेंट होता है उसका, उस लीगल डेफिनेशन उसका अलग होता है। पीनल का होता है सिर्फ फाइन्स, फाइन्स या फीस वो रहता है आपका। तो पीनल प्रोविजनिंग है इसके लिए। ओके ओके ओके। ये मैं बोलूँगा। सर फाइनेंशियली तो बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा आप ऑथर भी हैं, आपने खुद की बुक भी लिखी है, और मैं ये अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, सर की बुक है amazon.in पर आपको मिल जाएगी, हाउ आई कट कॉस्ट नॉट जॉय। बहुत अमेजिंग है, मिडिल क्लास को कैसे अपना बजटिंग बनाना चाहिए विदाउट कटिंग देयर जॉय। तो आप इसे एक बार लेके देखिए, बहुत अमेजिंग बुक है, मैंने पढ़ी है, बजटिंग के ऊपर है, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन टॉपिक सर। श्योर। सर आपकी बुक एक ना पैराडॉक्स क्रिएट करती है, कट योर कॉस्ट बट नॉट योर जॉय, बट हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये एक फिलॉसफी है या ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है, तो या आपने कभी फेस किया हो, थोड़ा बताइए इसके बारे में। सो इट्स बिट ऑफ बोथ, बट आई विल से कि प्रैक्टिकल है, बिल्कुल फॉर श्योर प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है
एंड यू नो इट वर्क्स, इट हैज़ वर्कड फॉर मी। कैसे? तो लाइक आई हैव टोल्ड प्रीवियसली, आपने जो पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो या हम्म। स्टार्टिंग विथ की प्रैक्टिस से मैंने शुरू किया था, क्योंकि प्रैक्टिस इतना ज़्यादा आपको इनिशियल लेवल पे पैसे नहीं दे पाती है। तो मेरा इंटेंशन था कि मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं और मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं। उसके लिए यू हैव टू हैव सर्टेन स्किल्स, आपको जॉइन करना होगा, कॉर्पोरेट समझना होगा, जो कि मैंने किया। और उसके बाद आई थॉट कि मे बी मैं उससे कमा के जल्दी कमा सकूँगा, बट देन आई रियलाइज़ कि नो, ये भी एक ट्रैप है। मतलब आप जॉब भी कर रहे हो, वो भी ट्रैप है कि लोग सोचते हैं कि यार पैसे कमाओ, पैसे कमाओगे तो आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी। दैट्स नॉट ट्रू। पैसे कमाने के साथ आप उसको एलोकेट कैसे कर रहे हो, ओके। अच्छा। सेव कैसे कर रहे हो? अब सेविंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सेविंग इज़ नॉट कि बैंक में आपने अलग से पैसे रखे, वो सेव हो रहा है। एफडी का पैसा आप मानते हैं कि सेविंग है? वो भी मैं नहीं बोलूँगा कि सेविंग है। हमारा हाउसहोल्ड इन्फ्लेशन, आपको आपने देखा होगा या आपने रिसर्च किया होगा, या आप बाद में भी कर सकते हैं, रफली 10% है हाउसहोल्ड इन्फ्लेशन। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो 10% देता है हमें रिटर्न्स? कुछ ही आपके इंस्ट्रूमेंट्स है। वन ऑफ विच इज़, अभी हमारे लिए बॉन्ड खुल गया है, जिसमें हम डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि रफली 9 टू 11% के इंटरेस्ट पे हमें मिल जाता है। बिल्कुल। फिर म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें रफली आपको 12 टू 15% मिल जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग ईयर्स, लेट्स से लॉन्ग 5 ईयर्स, ईयर्स। 5 ईयर, 10 ईयर्स कुछ भी। यस, तब आपको मिलता है। सर अगर एसआईपी में भी आपको तो यही सिस्टम है। एसआईपी का तो अगर आप करते रहोगे तो डेफिनेटली 5 to 10 ईयर्स में आप बहुत लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं कि इतना आपका पैसा बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन रेट कोई नहीं बताता उसके पीछे का डार्क हुँ, रियलिटी। तो यस। थोड़ा सा बताइए। तो एक्चुअली मैं क्या बोलूँगा इसमें कि ना, मैं थोड़ा डिफ़र करता हूँ। अच्छा। जो आपके जो कन्वेंशनल आपके जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, या आपके नोन पीपल भी हैं जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं। हम्म। बट मैंने देखा है कि नहीं, एसआईपी इज़ नॉट समथिंग व्हिच आई डू। क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत डीप डाइव समझा हूँ ना। मुझे ओके। तो स्टॉक मार्केट का पूरा अंदर तक पता है। ओके। तो मैं कभी भी एसआईपी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ना 2020 से पहले, तो आप देखना फ्लैट लाइन है। मतलब जो, या तो आप इंश्योर करो कि आप मार्केट से ज़्यादा कमा पा रहे हो, हम्म। तो आप इन्वेस्ट करो। बट अगर मार्केट, अगर मान लो कि डाउन साइड पे जा रही है, जो कि बहुत टाइम तक रही थी, 2010 से 2020 तक जो म्यूचुअल फंड की मार्केट है, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं की है। तो लोगों का क्या कहना है कि नहीं, हम तो एवरेज कर रहे हैं ना, हम पैसे को एवरेज कर रहे हैं, तो हमारा, अगर मान लो कि गिर भी रहा है, तो हमारा वो एवरेज हो जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है, क्योंकि हम हर महीने एसआईपी कर रहे हैं। मैं वो चीज़ में यकीन नहीं करता हूँ। मैं यकीन करता हूँ कि मैं स्टॉक पिकिंग ही करूँगा। ओके। क्यों? क्योंकि स्टॉक पिकिंग में ना, एक तो या तो स्टॉक पिकिंग करूँगा, या तो मैं रिस्की बेट्स लूँगा। जैसे स्मॉल कैप, मैं लार्ज कैप में जाऊँगा ही नहीं, मुझे मिड कैप भी नहीं जाना है, मैं तो बिल्कुल रिस्की बेट लूँगा और मैं उसको समझूँगा और उसमें मैं कमाऊँगा। क्यों? क्योंकि उस केस में क्योंकि बेशक ही, जल्दी पैसा कमाना है। हाँ, क्योंकि रिस्क कम हो गया ना, मेरा रिस्क कम हो गया। मुझे हम्म। चीज़ें पता है, मैंने उसको स्टडी किया है, तो मैं बहुत ईज़िली कर लूँगा। बट दो फॉर दोज़ पीपल जो कि नहीं जानते हैं, मैं उनको क्या बोलूँगा कि आप, जैसे कि मैंने बोला स्मॉल कैप में, आप स्मॉल कैप में लगाओ, ठीक है? आप उसमें सर्टेन अमाउंट डालो हर महीने। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं, बट दिस विल टेक टाइम। आप इनिशियली 5000 लगाओ पहले ईयर में, ठीक है? 7 साल बोला ना मैंने, तो फर्स्ट ईयर में 5000 पर लगाओ। मंथ। यस, पर मंथ। पूरे साल लगाए, नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो उसको 10,000 से बढ़ा दो, 15,000 लगाओ पूरे साल, फिर 25,000, फिर 35,000, सॉरी, फिर या 35,000, फिर 45,000, फिर 55,000 एंड 7th ईयर में 65,000। कितना कॉर्पस बनेगा पता है आपको? कितना सर? रफली 11 लाख के अराउंड कॉर्पस आपका कैपिटल रहेगा। उस पे कितना कन्वेंशनल, अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी नहीं देख रहे, 15% ही देख रहे हैं, तो दैट विल ग्रो टू 22 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। क्या आपको लगता है 22 लाख आप सिंपली एसआईपी करके सर्टेन अमाउंट
कर पाओगे। अभी यही चीज़ अगर आपको मार्केट समझ में आता है, लेट्स से स्टॉक मार्केट, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो थ्रू स्टॉक्स, उसमें आप करो। मेरे पास अभी स्टॉक है एक्चुअली में, जिसका वर्थ है अराउंड 6.5 लाख। 2 फंड है, एक है मेरा जियो फाइनेंस, एक है रिलायंस। ओके। उसका रफली कितना है, 6.5 लाख अभी उसका वैल्यू है, सिर्फ 2 स्टॉक में लगा के। मैंने खुद वाओ। लगाया था आईटीसी में। कब लगाया था? 2019 में। 170 चल रहा था। ओके। आई सोल्ड एट 200 के प्राइस पे। अभी देखो कितना प्राइस है, 400 है। तो आप इसमें खेलो, इसमें अमाउंट लगाओ एक ही बारी में, इंस्टेड ऑफ डूइंग एसआईपी। मेरा बिलीव है कि एक ही बारी में लगाओ, स्टडी करो और एक बारी में लगाओ। हम बोलते हैं ना कि यू शुड हैव बकेट्स, मतलब आप इन्वेस्ट एक जगह मत करो, डाइवर्सिफाई करो। बट इसका एक और पहलू है जो कि लोगों को नहीं पता है। वो क्या है कि ये तो ठीक है, बट अगर आपको स्पेशलाइज नॉलेज है, आपको समझ में आता है, तो आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करो। एज सिंपल एज कि ये माइक है, यू आर यूजिंग दिस माइक, ये आपका कैमरा है, आप यूज़ कर रहे हो प्रैक्टिकली, ये टेबल है, आप यूज़ कर रहे हो, तो इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज जिसके आप खुद प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हो। जो फ्यूचर प्रूफ भी है बिल्कुल। जैसे आप पेस्ट यूज़ करते हो, आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, आप सोफ़ा यूज़ करते हो, आप पेंटिंग्स लेते हो, तो इन सब में इन्वेस्ट करो, ऐसी कंपनीज में जिसमें आप प्रैक्टिकली खुद यूज़ करते हो। ओके। अगर ये भी नहीं काम करता है तो सिंपली टेक अ बोरिंग बिजनेस जो कि आपको मार्जिन दे रही है हर क्वार्टर। बोरिंग बिजनेस पकड़ो, उसमें लगाओ, डिविडेंड्स आते रहेंगे आपको। वो जितना ग्रो करेगा ना, मुझे नहीं लगता म्यूचुअल फंड ग्रो उतना करेगा, अनलेस कि आपके पास बहुत पैसा हो। कैपिटल नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। बट इसमें आई थिंक क्रिप्टो हो गया, क्रिप्टो तो मैं खुद भी करता हूँ, मैं डूबा भी है मेरे पैसे, बना भी है पैसे मेरे। पहले डूबते ही हैं सर सबके। मेरे काफ़ी डूबे हैं, बट मेरे बने भी हैं। अगर 100 रुपये डूबे हैं तो मैं 60-70 कमाया भी हूँ। जस्ट फॉर पर्सपेक्टिव पर्पस बोल रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई विल सी, कि मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन लो। मेरे बुक में बहुत सिंपल मेथड्स हैं, मैं बहुत फ्लैशी चीज़ें नहीं दे रहा हूँ। आपको कैसे करना है, दैट्स व्हाट आई हैव फोकस इन माय बुक, एज सिंपल एज दैट। ओके सर। सर आपकी बुक में कोई ऐसी एक हैबिट हो फाइनेंशियल जो हम्म। मिडिल क्लास को जरूर अडॉप्ट करनी चाहिए सर? मैं एक अगर बताऊंगा ना, सिर्फ एक, कंसिस्टेंसी आप रखो, ठीक है? वॉट एवर यू आर डूइंग। हाँ, कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग, एवरीवन। मोस्ट टैलेंटेड पर्सन है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, यू विल बीट हिम एवरी टाइम। अगर मैं कंसिस्टेंट हूं तो हाँ, एज यस, कम्पेयर टू कंसिस्टेंट टैलेंटेड। गलत जगह पे मत हो। ऑफ कोर्स रिसर्च करो क्या है क्या नहीं है, एक बार समझ लिया, बी कंसिस्टेंट, एज सिंपल एज दैट। आपको रिसर्च भी नहीं करना है। अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो स्मॉल कैप फंड में, या आप नहीं हो, आप रिस्क अवर्स, आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि रिस्क को आप झेल सको, तो कोई दिक्कत नहीं। आप आप लार्ज कैप ले लो। अगर लार्ज कैप बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है तो आप मिड कैप ले लो। दिस इज व्हाट आई विल से। ओके। एंड सर लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर आपको अपनी बुक को ये जो हाउ आई कट कॉस्ट नॉट जॉय, इसको अगर पूरा समराइज करना हो तो कैसे समराइज करेंगे 2 या 3 लाइंस में? ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि मेक श्योर टू कट वेस्ट, मेक श्योर योर वेल्थ ग्रोस बाय सेविंग। हाउ कैन यू सेव? simply invest in those investment vehicle which at least matches the inflation, तो आप कंफर्टेबली जी पाओगे। आप वेल्दी नहीं हो गए, आप रिच नहीं हो गए, बट आप पुअर भी नहीं हो गए। लेकिन आप आपका पैसा डिवैल्यू नहीं होगा। करेक्ट, क्योंकि जो चीज़ दिखता नहीं है ना, तो वो चीज़ आप करते नहीं हो। इन्फ्लेशन इज़ रियल, उसका वैल्यू कम होगा। आप आज का 100 रुपये का नोट 5 साल के बाद उसका वैल्यू घटेगा ही हाँ, घटेगा, वो बाय 70 नेचर 70 या ही 60 हो घटेगा, जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बाय नेचर घटेगा। वो इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट गवर्नर आपको बोल रहा है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्या गारंटी है कि फ्लिप नहीं कर जाएगी गवर्नमेंट कल? इंट्रिंसिकली
फ्लिप नहीं करेगी। ये सर ग्लोबलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है ना ये चीज़ तो। एक्चुअली ना आप हिस्ट्री पढ़ना मनी का। मनी पहले ना स्टोर ऑफ वैल्यू था, अब वो स्टेटस सिंबल बन गया है। पहले स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे था? गोल्ड के साथ पैक्ड था। अब क्या है? सिर्फ मनी है। तो जब हम प्रिंट करते हैं, जितना प्रिंट करोगे उतना वैल्यू घटता है मनी का, किसी भी मनी का। आपको क्यों लग रहा है कि यूएस बार बार अपना दबाव क्यों डालना चाह रहा है? वो उसने क्या किया है कि अपना डॉलर पेट्रोलियम के साथ फिक्स कर दिया। पहले था ब्रेटन वुड, जो आपका पॉलिसी है 1971 से पहले, वो था गोल्ड के अगेंस्ट पेग था। अब क्या हो गया है? अब उसने पेग कर दिया है अगेंस्ट पेट्रो। बिल्कुल अगेंस्ट पेट्रो, बिल्कुल। और अभी क्या कर रहे हैं? जितना मन में आए उतना प्रिंट करता है। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना है? उनको प्रिंट करना है, एक पेपर देना है, लोग लेंगे, पैसा उनके पास आता है। बिल्कुल कोई उसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कुछ भी आप रिलाई नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो ना। क्रिप्टो के बारे में भी तो यही बोल रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, हेज नहीं है उसके अगेंस्ट, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो डेरिवेटिव है ही नहीं, तो यही चीज तो बात हो रही है। तो व्हाई आर यू नॉट सेइंग द सेम थिंग फॉर मनी? मनी आपको लग रहा है रियल है, नहीं है रियल। बहुत बड़ा ये चीज ट्रैप है। मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट आई विल से कि नहीं, ये आपको समझना जरूरी है। ओके। एंड सर लास्ट एडवाइस हमारे ऑडियंस के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइस दे दीजिए। सो फाइनेंशियल एडवाइस तो मैं नहीं एक दे वन सकता। लाइनर, एक फाइनेंशियल एडवाइस जो हर मिडिल क्लास को या एक ग्रोइंग पर्सन को फॉलो करनी चाहिए अपनी लाइफ में, अगर उसे रिच बनना है तो। इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोर्स डिग्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्ट इन योर डेवलपमेंट। ओके, दिस इज द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू टू ग्रो। दिस इज द क्राइसिस ओनली के टाइम वेपन पे, बेसिकली। यस, क्राइसिस के टाइम पे आपको जो काम आएगा, आपका स्किल काम आएगा। नोबडी कैन स्नैच दैट। पैसा जा सकता है आपका, सब कुछ जा सकता है, बट आपका स्किल कभी नहीं जाएगा। सो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। Thank you so much, sir. We are so honored that you have given us a time to come. Honor Thank is you. all mine. So to be honest, I'll be really honest. Yeah, this is the second time I'm doing it. So it's honor is all mine. So I just want to help myself, and by helping myself, then I can help others. Okay. This is my motive. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, so thank much. you, thank you very Okay. much. Thank you, sir.